आज के वीडियो में थॉमस हॉब्स के लाइफ और कॉन्टेक्स्ट के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा देखो और साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते हुए जाओ तो एग्जाम के लिए तैयारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हॉब्स एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, यानी कि इंग्लैंड से आते थे। इनके पहले के जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हुए थे, कुछ को हमने स्टडी भी किया है, वो मोस्टली या तो ग्रीस से आते थे, जैसे कि प्लेटो या एरिस्टोटल हो गए, या फिर रोमन एम्पायर के किसी किसी हिस्से से आते हैं, कि जैसे ऑगस्टीन हो गया, एक्विनस हो गए, इन तरह के फिलोसोफर जो थे, या फिर प्रॉपर इटली से आते थे, जैसे कि फ्लोरेंस से आते थे माकियावेली। सो इन सब फिलोसोफर्स के बाद अब मॉडर्न फेज की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपने माकियावेली की वीडियो को नहीं देखा है तो माकियावेली के टाइम्स एंड कॉन्टेक्स्ट के वीडियो को ऊपर आई बटन से जाके चेक कर लो। उस पर आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल फिलोसफी अब कैसे ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड मॉडर्न फेज। ठीक है, और हॉब्स के आने के बाद से हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है बिगिन हो चुका है। हॉब्स के आने के बाद से फुल फ्लेजेड अब शुरू हो चुका है। हॉब्स जो थे, मैंने पहले ही बताया, इंग्लैंड के फिलोसोफर थे, और हॉब्स के वक्त से, हॉब्स के टाइम से ही क्या होता है, पॉलिटिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल फिलोसफी जो है अब ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगता है टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल यूरोप। ब्रिटेन में होने लगता है, फ्रांस में होने लगता है। आने वाले सालों में जो भी आने वाले थिंकर्स को हम देखेंगे, जॉन जॉन लॉक हो गए, या फिर रूसो हो गए, जेएस मिल हो गए, ये सारे फिलोसोफर्स हम देखेंगे या तो इंग्लैंड से आते हैं या फिर फ्रांस से आते हैं। ठीक है, थॉमस हॉब्स की अगर बात करें तो ये एक 16th-17th सेंचुरी के पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। प्राइमरीली ये एक 17th सेंचुरी के फिलोसोफर थे। 17th सेंचुरी से हम क्या समझते हैं, 1601 से लेके 1699 तक का जो फेज था उसे हम 17th सेंचुरी समझते हैं। पैदा हो गए थे ये 16th सेंचुरी में, 1588 में ये पैदा हो गए थे। मल्म्सबरी नाम की जो जगह है, मल्म्सबरी नाम का जो जगह है इंग्लैंड में, उसी के पास एक छोटा सा गांव है वेस्टपोर्ट। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइमल्टेनियसली नोट बनाते हुए चलना कि वेस्टपोर्ट नाम के गांव में ये पैदा हुए थे, जो शहर था, जो नजदीकी अर्बन एरिया था, दैट वाज मल्म्सबरी, और इंग्लैंड के अंदर ये पैदा हुए थे। उनका जो फेज था, जिस दौर में वो पैदा हुए थे, एक बहुत ही टर्बुलेंट, बहुत ही भयंकर, एक डर का माहौल उस वक्त चल रहा था। क्यों? जो सबसे इंपॉर्टेंट डर उस वक्त इंग्लैंड के ऊपर था, दैट वाज द फियर ऑफ अटैक बाय स्पेन। ठीक है, स्पेन जो था, स्पेन अटैक करना चाह रहा था। उस वक्त के वहां के इंग्लैंड के जो मोनार्क थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो एक प्रोटेस्टेंट क्वीन थी, वो एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे। और स्पेन में जो थे कैथोलिक रूलर्स, जो स्पेन के थे, वो अटैक करना चाह रहे थे, अटैक का प्लान बना रहे थे इंग्लैंड के ऊपर। ठीक है, तो उनका स्पेन का जो एक शिप था, स्पेनिश अर्माडा नाम का एक शिप था। ठीक है, ये जो शिप था, ये एक बैटल शिप था, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपैक्टफुल एक शिप था, और ये स्पेन ने अपने देश से इस शिप को बाहर निकाल दिया था, टुवर्ड्स ब्रिटेन की जाना है, आगे निकल पड़ा था, वो स्पेन से निकल पड़ा था इंग्लैंड में अटैक करने को। ठीक है, ये उस वक्त का दौर था, 1588 एग्जैक्टली स्पेनिश आर्माडा का ईयर था। ठीक है, और उस वक्त क्योंकि एक बहुत ही डर का माहौल था, सब लोग ब्रिटेन के अंदर डरे हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हो एक सिचुएशन जिसपे आपके देश पे बिल्कुल इमिनेंट एक थ्रेट है, कि किसी आसपास के देश से आपको पता चल चुका है कि चाइना से वॉरशिप्स, टैंक्स, बैटलशिप्स निकल चुके हैं, अब अटैक होने वाला है, तो किस तरह के एक डर का माहौल होगा। तो उसी डर के माहौल में हॉब्स के जो मदर थे, व्हेन शी वाज कंसीविंग, जो जब हॉब्स के मदर प्रेग्नेंट थे, उस वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस और डर की वजह से ये कहा जाता है कि प्री मैच्योरली जो है हॉब्स की डिलीवरी को कराना पड़ा, क्योंकि अनसर्टेन था कि स्पेनिश आर्मडा के अराइव करने के बाद ही किस तरह के सिचुएशंस होंगे, किस तरह के मार काट होंगे, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं थी। क्या डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, हॉस्पिटल्स अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे, ये नहीं पता था। तो हॉब्स के मदर को क्या है, प्री मेच्योरली हॉस्पिटल जाना पड़ा और हॉब्स की डिलीवरी को कराना पड़ा। तो इसी से ही जो है हॉब्स पहले से ही थोड़े से इस पूरे एनवायरनमेंट ऑफ फियर में रहने लगे। और हॉब्स ने इनफैक्ट कहा भी था कि फियर एंड आई वेर बोर्न ट्विंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। फियर एंड आई वेर बोर्न ट्विंस। ठीक है, आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है कोटेशन बेस्ड चीजें। फियर एंड आई वेर बोर्न ट्विंस, ये फोटो के पीछे छुप भी गया होगा ये टेक्स्ट, बट मैं जो बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम स्पीकिंग, ट्राई टू फॉलो इट। ठीक है, एक साथ, मैं डर के साथ ही पैदा हुआ हूँ, हॉब्स ये, इसका ये तात्पर्य है। हॉब्स ये कहना चाहता है कि मैं खौफ के साथ ही पैदा हुआ। तो इसी का जो इम्पैक्ट है पूरे हॉब्स के फिलोसफी के अंदर हमें देखने को मिलता है। हॉब्स जो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड रहते हैं अबाउट लॉलेसनेस, क्योंकि वो जो फेज था, एक पहले तो जब वो पैदा हुए तो इट वाज द पीरियड ऑफ स्पेनिश आर्मडा। फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, बड़े होते ही उन्होंने 1642 से जो है एक इंग्लिश सिविल वॉर को देखा, जिस पे जो पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस थे, पार्लियामेंट को डिमांड करने वाले, पार्लियामेंट को चाहने वाले लोग जो थे, उनकी लड़ाई हो रही थी मोनार्की के साथ।
रॉयलिस्ट जिनको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी ध्यान रखने की कोशिश करना। एक है पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस, और दूसरे हैं रॉयलिस्ट। सो इंग्लिश सिविल वॉर जो था, ये एक कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक सिविल वॉर था बिटवीन द पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस इन इंग्लैंड, जो पार्लियामेंट को चाहते थे, पार्लियामेंट को पावर में लाना चाहते थे, और रॉयलिस्ट फोर्सेस के बीच, जो कि मोनार्की को सपोर्ट करते थे। इन दोनों के बीच एक कांस्टेंट लड़ाई चल रही थी। एक तो हॉब्स ने देखा कि पैदा होते ही जो है स्पेनिश आर्मदा का थ्रेट, फिर आगे चल के पूरा पीरियड ऑफ कैओस फाइटिंग यहाँ वहाँ जो थे, इनफैक्ट मोनार्की को ओवरथ्रो भी किया जाता है। 1651 में जाके जो है इंग्लैंड में मोनार्की को ओवरथ्रो भी किया जाता है। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट का कंटिन्यूअस फेज हॉब्स देखता है, उसी से हॉब्स अपने पूरे पॉलिटिकल फिलोसफी को शेप करता है। हॉब्स के पूरे फिलोसफी के अंदर ये एक फियर, ये एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, सेंस ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है, जिसपे हॉब्स कहना चाहता है कि जब जब समाज में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल या रूल्स की कमी होती है, उस वक्त जो है केओस होता है, उसी वक्त जो है हाहाकार मचता है, उसी वक्त जो है पतन होता है। तो बहुत जरूरी है ऑर्डर को मेंटेन करे रखने के लिए, और ऑर्डर को मेंटेन करे रखने के लिए एक स्ट्रांग पावरफुल रूलर, एक स्ट्रांग पावरफुल सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर बेस करके आगे जो है हॉब्स अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को देते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहां से आप उस माहौल को बनाते हुए चलो, उस डर और खौफ के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करो जिसपे जो है हॉब्स बड़े हो रहे थे। हॉब्स के पूरे फिलोसफी के अंदर हमें आइडियाज ऑफ एथीज्म, आइडियाज ऑफ ब्लास्फेमी देखने को मिलता है। भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले इंसान वो नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि माकियावेली के वक्त से ही जो है चीजें बदल रही थी। माकियावेली के वीडियो को चेक करना जाके, माकियावेली ने ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए थे कि जो धर्म है, जो चर्च है, जो रिलीजन है, वो राजनीति से, वो पॉलिटिक्स से अलग है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें भगवान करते हैं, इंसान सारी चीजों को करते हैं। रिफॉर्मेशन, रेनेसां, इन सब चीजों को लेकर माकियावेली सामने आए थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स भी जो है डिवाइन राइट्स थ्योरी से बिल्कुल हट के आगे आ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने राजा को बनाया है, भगवान ने स्टेट बनाया, भगवान ने रूल्स बनाया, नहीं। वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट, जिसको हम आगे समझेंगे। आज हम सिर्फ टाइम्स और कॉन्टेक्स्ट के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे फैमिली से नहीं थे वो, बहुत रिच फैमिली से नहीं थे, बट फिर भी उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई थी। उनके अंकल जो थे उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो हॉब्स जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। और क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी के एलुमनाई वो बने थे, तो अच्छे घरों के लोगों के साथ उनका उठना बैठना शुरू हो गया था। ही स्टार्टेड मीटिंग इन्फ्लुएंशियल पीपल। और इसी के चलते क्या होता है, वो एक बहुत ही रिच फैमिली में जो है उनके एक बच्चे को ट्यूटरिंग करने का उनको मौका मिला। उनका नाम था विलियम कैवेंडिश। रॉयल फैमिली था, कैवेंडिश फैमिली। और आगे जाके वो चार्ल्स टू को भी ट्यूटरिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं। चार्ल्स टू हमें पता ही है, इंग्लैंड के राजा भी बनते हैं बाद में जाके, ठीक है। सो इसी तरह से जो है उनके रॉयल घराने में उठना बैठना शुरू हो जाता है। रॉयल घरों के लड़कों को पढ़ाना और उनको गाइड करना, मेंटरिंग करना जो है हॉब्स का ग्रेजुअली प्रोफेशन बन जाता है। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं। 1608 में वो कैवेंडिश फैमिली के ट्यूटर के तरह से ज्वाइन करते हैं। टाइमलाइन के लिए भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखने की कोशिश करना कि 1608 के आसपास से जो था हॉब्स ट्यूटरिंग करना शुरू करते हैं विलियम कैवेंडिश को। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसी के बाद हम देखते हैं इन ड्यूरिंग द ईयर 1610, 1610 के आसपास से लेके जो है हॉब्स काफी घूमना फिरना शुरू करते हैं। काफी उनका दूसरे देशों में जाना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इटली और फ्रांस जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले जब माकियावेली की हमने बात करी, तो हमने देखा था कि इटली ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका था इन टर्म्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, पोएट्री, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी, इन सब चीजों में, साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इन सब में वो आगे बढ़ चुका था, ठीक है। सो हॉब्स वाज आल्सो ए पर्सन हु वाज गेटिंग इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन दैट वाज टेकिंग प्लेस। वो जब फ्रांस जाते हैं, जब इटली जाते हैं, तो वो बड़े बड़े साइंटिस्ट से उनका मिलना होता है, उनके बारे में वो सुनते हैं, उनके काम के बारे में सुनते हैं। वो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं बाय वर्क्स ऑफ गैलीलियो, केपलर, इन सब लोगों के वर्क से। न्यूटन हो गए, गैलीलियो हो गए, इन सब के जो काम है, इन सब का जो साइंटिफिक अप्रोच है, उससे हॉब्स बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं।
और हॉब्स सोचते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट के लिए भी हमें कुछ इस तरह की करने की आवश्यकता है। हम अब भगवान के ऊपर, डिवाइन राइट्स के ऊपर, गॉड के ऊपर बैठ के सोशल साइंस को नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों के पीछे एक लॉजिक ढूँढने की कोशिश करने लगे थॉमस हॉब्स कि हम क्यों मानते हैं राजा को? हम स्टेट को क्यों ऑब्लाइज करते हैं? स्टेट हमें कहता है कि रोड के लेफ्ट साइड पे चलो, सीट बेल्ट बाँध के चलो। हम क्यों ओबे करते हैं? क्या सिर्फ इसीलिए कि गॉड ने कहा है, ये गॉड के रूल्स हैं? हॉब्स कहता है नहीं, इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसको हॉब्स ढूँढने की कोशिश करता है, जो हॉब्स आगे चल के अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो हॉब्स जो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का, इसीलिए हम पहला फिलोसोफर हॉब्स को मानते हैं, और हॉब्स जो है मैकियावेली के बाद सफ़र को आगे लेके जाते हैं। फिर से कह रहा हूँ, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न के बीच के डिफरेंसेस और मीनिंग्स नहीं पता है, तो अभी तुरंत जाके आई बटन से उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है? तो आगे चल के जो भी हमने देखा कि बाहर फ्रांस वांस चले गए, वहाँ से वापस आते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद वो देखते हैं कि इंग्लैंड में जो है एक माहौल दोबारा सिविल वॉर वाला माहौल क्रिएट हो रहा था। ठीक है, 1638, 39, 40 के आसपास आते-आते इंग्लैंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स धीरे-धीरे शुरू होने लगे थे। मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था? पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस रॉयलिस्ट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट धीरे-धीरे शुरू होने लगा। और हॉब्स जो थे, वो हमें पता ही है, वो मोनार्की के सपोर्टर थे। वो स्ट्रॉन्ग रूलर या स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के सपोर्टर थे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, उन्हें डर था कि ये जो कैओस, ये जो कैओस, ये जो तकलीफें समाज में चल रही है, ये चल रहा है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ ए स्ट्रॉन्ग रूलर, बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हमेशा से जो है हॉब्स एक स्ट्रॉन्ग रूलर को ही चाह रहे थे। बट यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये पुराने वाले जो सिस्टम चल रहा था, जो उनसे पहले चल रहा था, जिस पे राजा सुप्रीम थे, बट राजा क्यों सुप्रीम थे? राजा सुप्रीम थे बिकॉज़ ऑफ डिवाइन राइट्स। मैंने पहले ही बताया था, डिवाइन राइट्स के बारे में चेक कर सकते हो मैकियावेली के वीडियो से, डिवाइन राइट्स के चलते। क्योंकि जो राजा है वो ईश्वर पुत्र हैं, इसीलिए राजा स्ट्रॉन्ग हैं। वो हॉब्स के पहले के दौर की बात थी। बट हॉब्स आके कह रहा है कि ये डिवाइन राइट के वजह से नहीं है कि महाराज स्ट्रांग है या सोवरेन स्ट्रांग है, ये किसी और चीज के वजह से, ये लोगों के आपस के सहमति के वजह से जो रूलर है वो एब्सोल्यूट है, वो सुप्रीम है। ठीक है, सो वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, बट वो डिवाइन राइट्स के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते थे। वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच को स्टडी करते थे, एक कॉन्ट्रेक्चुअल अप्रोच को सपोर्ट करते थे कि लोगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से स्टेट बना है, सोवरेन बना है, रूलर बना है। एक कॉन्ट्रैक्ट है। रूलर का क्या काम है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? रूलर का काम है कि वो जो प्रजा है, प्रजा की सेवा करेंगे, प्रजा की सेवा एज इन रक्षा करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। और जो प्रजा है वो राजा के सारे ऑर्डर्स को मानेगा। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो है राजा सुप्रीम है, मोनार्की सुप्रीम है अकॉर्डिंग टू हॉब्स। ठीक है, सो इसी के चलते जो है, क्योंकि वो क्लियरली आउटराइटली पार्लियामेंटेरियंस को क्रिटिक कर रहा था, तो उस वक्त के जो दो डिविजन्स थे, उन दो डिविजन्स में से पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो हॉब्स को बिल्कुल भी, सीधी सी बात है, पसंद नहीं करते थे। और जो मोनार्की के सपोर्टर्स थे, जो रॉयलिस्ट थे, वो भी खुल के हॉब्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हॉब्स जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था। और जो राजा महाराजाओं के घरों के जो लोग हैं, रॉयलिस्ट जो सपोर्टर हैं, वो डिवाइन राइट्स को प्रमोट करना चाह रहे थे। वो सीधी सी बात है, जो राजा होगा, जो पावर में होगा, वो यही चाहेगा ना कि मैं बाय डिफॉल्ट पावरफुल रहूं, इसके लिए मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करना पड़े, इसके लिए मुझे कोई जनता के लिए काम ना करना पड़े। हर पावरफुल इंसान यही चाहता था, हर हर मोनार्क यही चाहता था। तो इसीलिए रॉयलिस्ट भी थोड़े से डाउटफुल थे हॉब्स के रिगार्डिंग, और पार्लियामेंटेरियंस तो उनसे नफरत करते ही थे। सो इन्हीं सब के चलते हॉब्स जो थे, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फिलोसफी, एक पॉलिटिकल सिनेरियो में वो रह रहे थे। ठीक है, सो 1651 में जब मोनार्की कंप्लीटली ओवरथ्रो हो जाता है, उस वक्त हॉब्स अपनी बुक लिख कर निकालते हैं, द लेवायथन बुक 1651 में आता है। और 1642 के इंग्लिश सिविल वॉर के होने से पहले पहले ही 1614 के आसपास जो है वो इंग्लैंड छोड़ के वहां से चले जाते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस पावर में आ जाते हैं, अगर रॉयलिस्ट को ओवरथ्रो कर देते हैं, तो मेरा टाइम बहुत खराब होने वाला है, जैसे कि मैकियावेली का टाइम बहुत खराब हुआ था, सोक्रेटिस का टाइम बहुत खराब हुआ था। तो उससे पहले ही जो है वो इंग्लैंड छोड़कर कहीं दूसरी जगह एग्जाइल में चले जाते हैं। तो इसी पॉइंट से जो है उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा थियोरी धीरे धीरे डिराइव होता है, उनके वर्क्स जो है धीरे धीरे निकल कर आते हैं। तो ये टाइम्स और कॉन्टेक्स्ट के बारे में था हॉब्स के। आगे चल के हम हॉब्स के वर्क्स, हॉब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन सारी चीज़ों को धीरे-धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ गया है कुछ भी,
तो लाइक ज़रूर करना और लोगों के साथ शेयर करना और अगर नहीं समझ में आया तो किस तरह के चेंजेस चाहते हो वो फीडबैक में ज़रूर डाल देना।